Professor Ramesh Dutt is a retired professor from college in Saharanpur, Meerut University. He used to teach English as well as world history, but he is a walking, talking encyclopedia as far as cinema and music and cinema is concerned. And you can't fault him, you cannot fault him. Shoot any question and we'll get the give that kind. He's absolutely spot on, spot on. Professor Ramesh Dutt. संगीत मन को पंख लगाए, गीतों से रिमझिम रस बरसाए। नमस्कार। आज मैथ डिपार्टमेंट ने कहा था बारिश होगी, बारिश हुई नहीं, लेकिन आज सुर वर्षा होगी। और वो सुर वर्षा जो हम लगभग पिछले 8 बरस से करते चले आए हैं और राम नागराज साहब की रहनुमाई में। मैं कॉलेज से जब रिटायर हुआ 2013 में, मैं उधर पढ़ाता था हरिद्वार की तरफ सहारनपुर में एक कॉलेज में, और इधर बेंगलोर आना शुरू हुआ तो मैंने देखा ये जो इंसान हैं ये बहुत अलग हैं। जितने बेंगलोर के सिंगर्स हैं उनसे हमारा कुछ ना कुछ वास्ता रहा है 8-10 साल पहले, आनंदिता जी जानती हैं, और हम उन लोगों को लॉन्च करते थे, सपोर्ट करते थे, लेकिन जहाँ विंटेज वैल्यू की बात आती है वहाँ राम नागराज साहब को देखते हैं। ये हिंदुस्तान के, देखिए मैं बहुत घूमा है, दुनिया काफ़ी देखी है मैंने, बहुत घूमा हूँ, फिल्म इंडस्ट्री से भी मेरा ताल्लुक है, मेरे बचपन के मित्र कमल जी के जरिए बहुत कुछ देखा है। ऐसा कलाकार पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। वजह क्या है? वजह क्या है ये कहेंगे, दिया जलाओ और फिर ये पंकज मलिक, जगमोहन, तलब महमूद, किशोर, रफी, मुकेश, सबसे होते हुए आखिर में के पे आ जाते हैं। के जिसका इंतकाल अभी कुछ अर्सा पहले। ऐसा कलाकार तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं। आनंदिता चक्रवर्ती जो हैं, जब हमने पहली बार इनको सुना तो इनकी अपनी एक सात्विकता है। 7-8 साल पहले नॉर्थ ईस्ट से ताल्लुक रखते हैं। आप जानते हैं कि वहाँ की मिट्टी में संगीत है, भूपेंद्र हजारिका साहब इसके प्रमाण है। और सविता, इनके साथ तो कई प्रोग्राम हम यहाँ कर चुके। और प्रतिभा की प्रतिभा अनमोल है और बहुत मेहनत करती हैं अपने। और इनके गाए हुए गीत को मैंने सुना था, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास। तो जब मैं कमल जी साहब के जाता हूँ और उनके एहलिया से मुलाकात होती है, अनुराधा पटेल से, जिनके ये गीत पिक्चराइज्ड है, तो मैंने वहाँ भी जिक्र किया था कि भाई देखिए, एक कलाकार तो बेंगलोर में भी ऐसी है जो आपके इस गीत को बहुत खुश हो जाती है। तो आज नए कलाकार मुझे कह रहे थे कि वो अमेरिका से आए हैं, तो मेरा ख्याल है कि म्यूजिक की तो कोई बाउंड्री होती नहीं है और सब इसी तरह से चलता है। आज हम यहाँ आए, 2 बातें विशेष। पहली तो ये भारतीयता को अगर लेके चले तो आज बजरंगबली की जयंती है और बजरंगबली तो सभी के दिल में बसते हैं। लेकिन आज एक और इम्पॉर्टेंट दिन है, वो दिन है केदार शर्मा साहब की सालगिरह। पुराने दिग्गजों को जब आप ढूंढते फिरेंगे, फराज साहब ने कहा था, ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। तो उन कलाकारों को देखें तो ये वो डायरेक्टर जिसने राज कपूर, मधुबाला, मीना कुमारी और गीता बाली कितने लोगों को दिया, और आखिर में जाकर इतनी तन्हाइयाँ, ये अपनी जो पुस्तक उन्होंने लिखी उसका नाम था वन एंड लोनली केदार शर्मा। तो हम लोगों को क्या रहता है, जैसे मैंने कहा आज का दिन इंपॉर्टेंट है, मेरे पास कुछ ऐसी तारीखें हमेशा रहती है। मैं राम साहब से कह रहा था कि 2025 में काम बहुत ज्यादा है। हम लोग क्या करते हैं कि सेंटिनरीज मनाते हैं। 2022 में दिलीप साहब की सेंचुरी मनाई, 2023 में देवानंद साहब और मुकेश साहब और शैलेंद्र जी, और 2024 में हमने मदन मोहन जी को जुलाई में ही इसी जगह पर। तो ये सारे कलाकार जो हैं, इन सब कलाकारों से पूरी तरह से वाबस्ता हैं। मुझे खुशी ये रहती है कि जो मंडली में चाहता था, संगीत हमेशा मंडली पे चलता है, चाहे वो मंडली शंकर जयकिशन की हो और चाहे वो मदन मोहन जी की हो। तो आज इनके पास में काम काफी है, क्योंकि बहुत सारे संगीतकारों का जिक्र करना है।
लेकिन आने वाले वर्ष में ऑन एवरेज 1.5 से 2 महीने के अंदर एक अच्छे बड़े पैमाने का प्रोग्राम। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि तेजस साहब की जो जिंदादिली है वो बड़ी कमाल है। वो हमेशा जब भी कभी रामबाल साहब ने कहा भाई शक्ति सामंत साहब का प्रोग्राम करना था, ऑलवेज देयर। तो ये जो चीज है, ये छोटी सी मंडली, छोटी सी, इसे हम बैठक भी कह सकते हैं। बड़े बड़े जो स्टेज के प्रोग्राम्स होते हैं उनसे अलग ये एक बैठक है। और हम ये कहते हैं कि हम इन प्रोग्राम को करते रहे। और एक पैगाम जो मेरा हमेशा दुनिया में रहता है, रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का, कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। Here we go. Thank you. बहुत शुक्रिया। जिंदगी चाबी तेरी बाज़ी लाती है हमें, जिंदगी चाबी तेरी बाज़ी लाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें, ज़िंदगी जब भी तेरी बाज़ में। तेरी आवाज़ बुलाती है तेरी आवाज़ बुलाती है ये ज़मीं चांद से बेहतर, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें, जिंदगी जब भी तेरी बाज़ू में।
पीछे हर रोज जगाती है हमें ये ज़मीं चाँद से बेहतर नजर आती है हमें जिंदगी जब तेरी बरस में Before I begin, I'd like to request Dr. to say a few words on एक वसंत देसाई, उनकी कंपोजिशन में इन्होंने जो गीत पेश की और संगीता आई थिंक बर्मन दादा और प्रियांक साहब की बात। जैसा मैं अभी कह रहा था कि इस वक्त हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें चारों तरफ हमें आकाश में बड़े बड़े नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं। ये संगीतकारों का जिक्र तो हम कर रहे हैं। बर्मन दादा की जो संगीत की अपनी एक अलग ही रही है शैली, वो पॉप म्यूजिक पे ज़्यादा बेस्ड हुई है और उसके हिसाब से वो गाने बनाते थे। उनको सबसे बड़ी एडवांटेज ये थी कि रिदम ओरिएंटेड सॉन्ग जो उनके होते थे उसके लिए उनके पास तबला वादक मारुति राव थे, जैसे हमारे पास रिचर्डसन थे। तो ये कलाकार उस गीत को कहीं से कहीं तक पहुंचा देने में सक्षम थे, ये कर सकते थे वो। इसके बाद में बसंत देसाई साहब तो बहुत ही सादा तबीयत इंसान थे। दरअसल आए तो थे वो एक्टर बनने, लेकिन फिर बाद में उन्हें यूँ लगा कि देखो भाई, जो मेरा डील डॉल है इसमें मैं चॉकलेट कैटेगरी के जो एक्टर्स हैं उसमें आ नहीं पाऊंगा, तो इसलिए संगीतकार बन गए। और संगीत देते हुए वो हमेशा एक बात का ध्यान रखते थे, कम से कम इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया। और जैसे यही है गूंज उठी शहनाई, तो गूंज उठी शहनाई में जब शहनाई बजाने की बात आई तो बिस्मिल्लाह खान साहब को उन्होंने कहा, रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने कहा ठीक है आगे। लेकिन एक और हमारे यहाँ शहनाई वादक थे जिनका नाम था रामलाल जी ने बाद में अलग अलग फिल्मों में संगीत भी दिया। मैं एक बार रामलाल जी का इंटरव्यू सुन रहा था। फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से किस्से ऐसे होते हैं जो छुपे रह जाते हैं। तो रामलाल जी कहने लगे, शहनाई मैं बजाता रहा और सारे का सारा श्रेय जो है वो खान साहब को मिल गया। ऐसा भी हो जाता है। तो ये जो संगीतकार थे, इन संगीतकारों की अपनी एक अलग दुनिया है। हर संगीत का जो रस है, जैसे इस बरस में राम साहब से कह रहा था, काम काफ़ी है, होमवर्क काफ़ी है। होमवर्क इसलिए है 16 जनवरी को
सेंटिनरी शुरू हो चुकी है ओपी नैयर साहब, 13 जनवरी को शुरू हो चुकी है सेंटिनरी शक्ति सानंद साहब, और हमारे सामने जो आएंगे 19 नवंबर को वो होंगे सलीलता, उनकी भी सेंटिनरी है। 31 मई जो है वो राजखोसला के लिए है, और 9 जुलाई जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि उस दिन गुरुदत्त दुनिया में आए थे और उनका म्यूजिक क्या था ये आप अच्छी तरह जानते हैं। 9 जुलाई की एक और भी खासियत है, एक और बड़े कलाकार दुनिया में आए थे जिनका नाम है राम नागलाल साहब, तो इस प्रोग्राम को हम बड़े पैमाने पर और हम आगे भी चलते चले जाएंगे। संगीतकार जो आपने जितने भी चुने हैं वो बेहतरीन है, लेकिन मैं इन दिनों एक बात पे विशेष ध्यान दे रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि आज केदार शर्मा साहब हैं, अभी कल जो 13 तारीख है बलराज साली साहब की पुण्यतिथि है, और उसके बाद में 15 तारीख जो है उसमें हसरत साहब का जन्मदिन है, और उसके बाद में फिर 26 अप्रैल जो है उसमें शंकर जी। तो ये जो तारीखें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट तारीखें हैं, और इन पे ध्यान देते हुए हम अपने प्रोग्राम को करते चले जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है इस वक्त हम जज्बात के सैलाब में हैं, और साहिलों का दूर तक पता नहीं, फिक्र भी किसे है। आइए फिर आए और शुक्रिया सर। Ah
I'd like to stress upon one thing, all over the globe, in fact, people celebrate Kishore Kumar, Mohammad Rafi, Mukesh, R.D. Burman, S.D. Burman. But then not many people want to remember Mahendra Kapoor. Mahendra Kapoor, I think, sang some of his best songs for Voting Idol and Ravi. So I think he came through better light because, like I said, he's an encyclopedia. मुझे दरअसल बचपन से ही संगीत की इतनी दिलचस्पी थी और मैं चला गया तालीम की दुनिया में जहाँ मैंने पूरे 40 साल बिताए और 12 साल मुझे रिटायर हो गए। तो अब ये जो फील्ड है अपनी, इसमें उन लोगों के चेहरे मुझे याद आते हैं। जैसे अभी आप खयाम साहब की बात कर रहे थे, खयाम साहब का गाना, तो खयाम साहब ने तो जब अपना करियर शुरू किया तो एक मित्र उन्हें मिले, उन्होंने लगता तो है नहीं यहाँ कोई रास्ता बनेगा, चलो फिर भी कोशिश करते। तो उन्होंने अपना नाम रखा शर्मा वर्मा म्यूजिक डायरेक्टर। तो शर्मा वर्मा ने अपना काम शुरू किया, लेकिन किस्मत अच्छी थी खयाम साहब की कि बहुत जल्दी उनकी जिंदगी में मोहब्बत आ गई। रेलवे पुल के ऊपर से जा रहे थे, सामने से खूबसूरत लड़की आ रही थी और उनसे कहा आप मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो बातचीत चली, उन्होंने कहा मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, उसने कहा मैं सिंगर हूँ। तो बात बन गई। अपना रंजो जगजीत कौर जी जो है उनकी जिंदगी में रही, आखिर तक रही। ऐसे भी दिन आए जब एक ही अस्पताल में बीच में एक दीवार थी, एक पर वो बीमार थे, दूसरी पर वो बीमार थी। और कमाल ये किया खयाम साहब ने, अपने जीवन में उन्हें कमाया 11 करोड़ रुपया और वो एक ट्रस्ट को दे दिया और ट्रस्ट को कहा कि भाई ये नौजवान सिंगर जो आते हैं उनकी मदद दीजिए। मदन मोहन जी का भी जो संगीत है अभी बताया, 11 रस्में उल्फत को निभाएं कैसे। हम ऊपर के सतह पे रह जाते हैं, अगर आगे जाके देखें तो इनके पीछे जो म्यूजिशियंस हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट। मदन मोहन जी इस बात को ऑन रिकॉर्ड कहते थे, भाई देखिए मेरा म्यूजिक जो है इसमें सितार का बहुत बड़ा हाथ है। और उनके साथ जिंदगी में जुड़ गए थे बहुत जल्दी एक कमाल के सितारे रईस खान साहब। तो जब मेरी आँखों से कोई नींद, इसमें जो सितार बजाया है वो बड़ा कमाल का सितार बजाया है। और इसके बाद नैनों में बदला छाया, हर जगह पे जहाँ रईस खान साहब हैं। लेकिन यही गाना था रस्में उल्फत को निभाएं कैसे। एक कुछ सुरों की बंदिश को लेकर दोनों में तकरार हो गई और इसके बाद दोनों ने इकट्ठे काम नहीं किया। रईस खान साहब तो चले गए सड़क पार और आखिर तक उन्हें याद करते रहे मदन मोहन जी। तो ये कलाकारों की जो दुनिया है बहुत अलग है। ओपी नैयर साहब जो हैं वो बिगड़ा हुआ शहजादा कहते थे उन्हें लोग वहाँ पर, क्योंकि बहुत जल्दी क्रोध में आ जाते। एक गीत की रिकॉर्डिंग होनी है, सारा कुछ तैयार है और तैयार है तो वहाँ पे रफ़ी साहब को आना है। रफ़ी साहब नहीं पहुँच पाए किस वजह से और आधा ही घंटा लेट हुए होंगे। वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा नैयर साहब से, भाई नैयर साहब ऐसा है कि मैं ज़रा शंकर जयकिशन की रिकॉर्डिंग में चला गया था, बस आई एम सॉरी। तो ऐसा करो रफ़ी साहब, आप शंकर जयकिशन के साथ ही रिकॉर्डिंग, मैं अब आपके साथ काम नहीं करूँगा। 2 बरस बीत गए। इसके बाद एक दिन अचानक रफ़ी साहब पहुँचे ओपी नैयर साहब के घर पे। कैसे हो, पंजाबी में बात करते थे, कितना जी कैसे हो नैयर साहब उठ रहेंगे। और एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला, मैं शर्म से पानी हो गया कि मेरी कितनी ईगो थी और ये इंसान कितना बड़ा है। दरअसल उनको सबसे ज़्यादा यकीन ही जो था वो रफ़ी साहब में था। कोई ऐसा संगीतकार जिसने लता मंगेशकर के बगैर संगीत की दुनिया पे राज किया हो तो वो ओपी नैयर साहब थे। लेकिन जहाँ उन्हें ज़रूरत होती थी वो मुकेश साहब को ले आते थे। जब प्रदीप जी ने लिखकर एक गाना दिया तो चारों साहब उन्होंने नजर दौड़ाई ओपी नैयर साहब ने, चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा। और इसके बाद किशोर को तो वो सिंगर ही नहीं मानते थे, किशोर कुमार को वो सिंगर ही नहीं मानते थे। लेकिन जब बाद में रफ़ी साहब धुंध में चले गए, किशोर का जमाना आ गया, तो फिर एक बार मुस्कुराते हुए ओपी नैयर साहब के आखिरी दिन बड़े मुश्किल में बीते, क्योंकि परिवार से भी उन्होंने तरके ताल्लुक कर दिए थे। और आखिर तक कहते कहते जिस जगह मोहब्बत थी उनकी
देखिए मैं एक बात आपको और बताता चलूँ कि मोहब्बत के रूप कितने खूबसूरत होते हैं। अभी आपने इश्क का जिक्र किया था रंजिता, तो आशा भोसले के साथ क्या कमाल के गाने बनाए, और उसके बाद में जाकर के आशा की जिंदगी में आ गए पंचम, और पंचम जब उनकी जिंदगी में आ गए तो एक को तो बात करना होगा ना। अब यहाँ एक बड़े कमाल की बात है, 1969 में एक गाना लिखकर किया एस.एच. बिहारी साहब ने, ओ.पी. नैयर साहब ने उसकी धुन बनाई, फिल्म फेयर ने उसको अवार्ड दे दिया आशा भोसले को कि ये तो कमाल का गाना है। आशा भोसले उस अवार्ड को लेने नहीं गई वहाँ पर, और ओ.पी. नैयर वहाँ बैठे हुए थे, तो ऑर्गेनाइजर्स बड़े कंफ्यूज हुए, नैयर साहब आप इस अवार्ड को ले लीजिए, और वो आए और हाँ बड़ा ठीक है, बहुत अच्छा गाना, तभी ताल्लुक हो चुके थे, और बाहर निकले ऐसे प्यार के साथ कार में बैठे, ये मारा थैंक यू आई डोंट नीड इट, मुझे नहीं जरूरत इस अवार्ड की, और जिसको जरूरत हो वो ले। मैं कई बार सोचता हूँ ये लोग जब म्यूजिक बनाते थे तो म्यूजिक बनाते हुए तो इनकी दुनिया बहुत अलग है, जब लेकिन की बाकी बातें बाद में बिहाइंड द कर्टन पता चलती हैं वो अलग अलग हैं। तो राम साहब ओ.पी. नैयर अपने घर के एक बिगड़ाया शहजादा थे, लेकिन क्या संगीत हो रहे पुकारिता, अब गाएंगे नबी यहाँ पर मिल करके तो आपको लुत्फ आ जाएगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। So I'm going to take you back to 1966. I think it's 1966. धन्यवाद।